वो सबसे बुरा पीरियड था हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए। हेडक्वार्टर में जब गए वो बोलते तुम्हारे ऊपर केस है। अभी मैं एक वीडियो पोस्ट करने वाला हूं। मैंने कभी जिंदगी में नहीं बोला, लेकिन ये आपके भाई की दुबई से लेके कनाडा तक की जर्नी है, तो प्लीज इसको जितना हो सके उतना शेयर करना। अगर आपको अच्छी लगे पहले देख लो, अगर अच्छी लगे तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये सामने फूड वाला है, यहाँ से ट्रक आ रहे हैं और यहाँ पे ट्रक करते हैं फ्यूल अप। लोड मिलेगा अपने को शाम को। शाम तक हम कैलगरी में करेंगे मटर गश्ती। थोड़ा बहुत लोकल काम होता है, यहाँ से 2 ट्रेलर उठाने और वहां पे छोड़ने, बाद में हम लोग फ्री हैं। संडे के दिन अगर आप आते हो तो शावर खुले रहते हैं, लेकिन अगर आप आगे पीछे आते हो तो आपके पास में पेट्रो कैनेडा का कार्ड होना चाहिए और आपने डीएल डाला होना चाहिए यहाँ से 24 आवर्स में। आज मेरा मन है अपने बारे में बता दूं कि मैंने क्या क्या पापड़ बेले थे कनाडा आने के लिए। पहले तो ये बाइक ड्रॉप करते हैं वहां पे, जब यहाँ से ट्रेलर लेके निकलेंगे विनिपेग को तो साथ में बातें करते जाएंगे। ये लो निकल गए बंदे, हम हो गए लेट बॉस। निकलता हूँ यहाँ से। 2 ट्रेलर लेके सिटी में जाना होता है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। साफ सफाई का काम चल रहा है, देख लो गवर्नमेंट खुद करवाती है साफ सफाई का पूरा काम। इतना लंबा हो जाता है वो, देखो लाइन से बाहर आ रहा है। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कला ही होनी चाहिए। मैंने एक प्लान तैयार किया है, मैंने बाहर के पूरे शॉट ले लिए, कैसे कैसे मैंने ट्रिप लगाया, लेकिन मेन पार्ट है एडिटिंग करके आपको दिखाई देंगे। उसके बीच बीच में मैं अपनी स्टोरी सुनाऊंगा। इंडिया से लेकर दुबई तक की जो स्टोरी है ना, वो मैं आपको नहीं सुनाऊंगा। वो बहुत ही ज्यादा सीरियस और स्ट्रगलिंग वाली है, क्योंकि जब भी बंदा जीरो होता है ना, तो जीरो से 1 नंबर हो जाता है, तो 1 नंबर से 2 नंबर तक पहुंचने के लिए आसानी हो जाती है, लेकिन जीरो से सीधा 2 नंबर पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। मेरा फादर बहुत ज्यादा रिच पर्सन नहीं था, हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरे बाबा ने भी झेली और फिर बाद में मैंने उनके साथ में खड़े होकर काम किया। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे और ना ही मैंने कोई डिग्री की हुई थी कि मैं चला जाता सीधा कनाडा को। हाँ, स्टडी मैं कर सकता था, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, तो मैंने स्टडी आगे कंटिन्यू नहीं की, क्योंकि मैंने सोचा अगर डिग्री करके यहाँ पे फ्री बैठ गए मेरे बाबा की तो कमर टूट जाएगी। आज भी मेरे बाबा दुबई में ही हैं, लेकिन अभी कोरोना के बाद में वो यहाँ पे आएंगे, जैसा ऊपर वाले की मर्जी होगी। मेरा बस एक ही ड्रीम है जिंदगी में, बाकी सारे ड्रीम छोटे मोटे हैं। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक सबसे बड़ा ड्रीम क्या है, मेरे माँ बाप मेरे साथ में यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हों और मेरे बाबा आए मेरे साथ में ट्रक में चक्कर लगाएं। बस यही मेरा ड्रीम है। अभी ऊपर वाले ने सब कुछ दे दिया है, ऊपर वाले की कृपा से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। लेकिन 2010 में मैं अपने बाबा के थ्रू चला गया दुबई में। 2 ऑप्शन आई मेरे पास, कौन सा वीजा चाहिए, ट्रक का, कंप्यूटर का। तो मैंने एक मिनट भी नहीं सोचा, मैंने बोला कंप्यूटर क्या करना, कंप्यूटर भी मेरे को आता है। मेरे पास में 1 साल का आईटीआई का डिप्लोमा है, लेकिन मैंने चूज किया ड्राइवरी। जब दुबई में गया ना, तो कंपनी बहुत अच्छी मिल गई। जाते समय कच्चे में चलाने वाली गाड़ियां जो होती है ना, जो रोड के ऊपर नहीं जाती, वो मेरे को मिल गई। 2 महीने के बाद में तब एक फाइल खुलती थी जो कंपनी बना के देती थी अबू धाबी में। मैं अबू धाबी में गया था, ट्रांसपोर्ट का वीजा था, कोई लेबर का वीजा नहीं था, सीधा ड्राइवर का वीजा था, ऊपर वाले की कृपा से, और बहुत सस्ता मिल गया था। उस टाइम में 1 लाख का मिला था बस 2010 में। अभी तो बहुत महंगे हो गए। हुआ है यहाँ पे, और ये देखो सामने किसी का सामान बिखरा हुआ है, तो ये लोग खड़े हैं सेफ्टी वाले, लेकिन मेरे उस तरफ भी गाड़ी आ रही है, मेरे इस तरफ भी गाड़ी है, आराम से निकाल देते हैं। वो टारप है, टारप। इतनी कारों के बीच में डबल ट्रेलर को चलाना कौन सा आसान काम होता है। एक ध्यान आगे रखना पड़ता है कि पीछे लाइन चेंज करनी पड़े तो टेंशन का मुद्दा बन जाता है लाइन चेंज करने के टाइम में। ये इंटरसेक्शन थोड़ा सा टाइट है, सीधा जाना पड़ेगा। यहाँ से वो आगे वाले जो 2 एरो है ना, वो 2 एरो में से लेफ्ट करेंगे, लेकिन जब से वहां से लेफ्ट करते हैं ना, तो हमारे जो पीछे वाले टायर होते हैं ये लाइन के इस तरफ होते हैं, तो पीछे कार वाले का ख्याल रखना पड़ता है। कभी कभी किसी कार वाले को मालूम नहीं होता कि इसका एंगल जो है ना
वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा। जब भी बाइक लेके आते हैं ना, ये देखो ये साइड में कर लिया ना पूरा मैंने, तो यहाँ पे रोक ही लेते हैं भाई साहब। रद्द हो गई यार। वो जो कहां से आ रहा है? अभी सीधे हो गए हम। जब मेरा टेस्ट की डेट थी ना अबू धाबी में, तो मेरी जो माँ है, जो माँ ही इतना बड़ा लफ्ज होता है, ऊपर वाले के बाद में किसका नाम आता है? माँ और बाप का। टेस्ट मेरा 1 महीने में ही हो गया, क्योंकि तब ना हम पैसे दे के डेट को पास में करवा सकते थे। तो मेरी माँ सुबह से लेके दोपहर तक, जब तक मैंने उसको फोन नहीं किया कि मैं पास नहीं हो गया, वो गुरुद्वारा साहब में बाबा जी के पास में बैठी रही, जहाँ हमारे सिख लोग जाते हैं। मैं आधा घंटा भूल गया, मैंने माँ को फोन किया। माँ बोली है मैं सुबह से गुरुद्वारा साहब में बैठी हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ कि कब तुम पास होके मेरे को ये खबर सुनाओगी और मैं खाना खाऊंगी घर जाके। हाँ, ऐसे ऐसे पार्ट हमारी जिंदगी में निकले हुए हैं। हमारे पास उस टाइम कनाडा आने के लिए पैसे नहीं थे। मैंने ट्रकिंग का सिस्टम शुरू किया, थोड़े पैसे आने शुरू हो गए। जब मैं दुबई गया था ना, मेरे पास एक ही सिस्टम था कि पहले दुबई में ट्रक चलाऊंगा, फिर कनाडा में जाके ट्रक चलाऊंगा, जैसे सब लोग कर रहे थे उस टाइम में। सबसे पहला मेरे को ऑफर आया, मेरी कंपनी में एक बंदा था जहां मैं काम करता था अबू धाबी में, उसका एक दोस्त है वैनकूवर में। मैंने उनसे बात की, वो बोला एडवांस में 3 लाख दिरहम, 3 लाख इंडिया का रुपया लगेगा, LMI और आइलेट्स लगेगी। तब हमारे पास 3 लाख भी नहीं था। मैंने वो चीज भी रिजेक्ट कर दी। देखा, मैंने ये कार वाले को इंडिकेटर लगाया हुआ था बहुत टाइम पहले से कि मैं राइट जा रहा हूँ, लेकिन इनको कहाँ समझ लगती है भैया, कहाँ समझ लगती है। फिर बाद में कुछ लफड़ा हो गया तो फिर बाद में बोलेंगे हमको। बिल्कुल पूरा है। हैरान नहीं होने का है। 2 ट्रेलर हमने उतार दिए, अभी शाम तक लोड रेडी होगा, फिर लेके वापस निकलेंगे उन्हीं 2 ट्रेलर में। सबके लिए आसान होता है। जिस जगह पे बंदा खड़ा होता है, जैसे आज मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, तो आपको लग रहा होगा कि ये प्लेटफॉर्म मैंने बहुत आसानी से पा लिया है, मेरे लिए सब कुछ थाली में परोसा हुआ मिला है। थाली में परोसी हुई चीज किसी को भी नहीं मिलती, मेहनत करनी पड़ती है। आपके माँ बाप मेहनत करते हैं आपके लिए, फिर आपको उनके साथ में मेहनत करनी पड़ती है, फिर ये मुकाम मिलता है। अभी भी मैं जीरो हूँ, मैं अभी भी कुछ भी नहीं हूँ, आज भी मेरे पास कुछ भी नहीं है, नथिंग एट ऑल, जब तक मेरे माँ बाप मेरे पास में नहीं आते, ऐसा मैं सोचता हूँ। ऊपर वाले ने ये 2 ट्रेलर का सपना पूरा किया, लेकिन मेरा जो बड़ा सपना है अभी भी दूर है। मैंने कभी चैनल के ऊपर अपने माँ बाप का ऐसे नाम नहीं लिया, लेकिन आज ले रहा हूँ। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना और वीडियो को शेयर करना ज्यादा से ज्यादा। आपके भाई की स्ट्रगलिंग स्टोरी है, मुश्किल से गुजारा चलता था। हमारे पास कभी भी इतना पैसा नहीं होगी। हमारा घर भी पहले पुराना वाला ही बना हुआ था, जो 30-35 साल पुराना बना हुआ था। हमको कोई आस नहीं थी कि हमारा घर बनेगा भी नहीं बनेगा। 3 लाख वाली ऑफर ठुकराई। आपको सोचो, आपके पास में एक चीज चल के आई, हाथ से निकल के चलेगी, जिसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। सोचो आप क्या बीत रही होगी आपके भाई के ऊपर उस टाइम के ऊपर। लेकिन ऊपर वाले का नाम लेना शुरू किया और भी ज्यादा। ट्रक चलाया, दिन रात मेहनत की। ये जो बाल सफेद हुए हैं ना, ये मेरी उम्र कोई 35-40 की या 45 की नहीं है, सिर्फ 30 साल की उम्र है, जस्ट 30। 19 साल की उम्र में मैं दुबई चला गया था। 19 साल की उम्र में मैं दुबई चला गया था। 5-6 साल वहां पे ट्रक चलाया, अभी 5 साल से यहाँ ट्रक चला रहा हूँ। लेकिन घर वालों ने, मेरी माँ ने, मेरे बाप ने मेरे हर खुशी पूरी की, मुश्किल से की। +1 +2 मैं सब बताऊंगा आपको, पुराने वाली स्टोरी पहली सब बताऊंगा। लेकिन यहाँ से आगे चलते हैं। पहले मैंने 6 व्हील गाड़ी चलाई। ट्रेलर हमको आता नहीं था, क्योंकि इंडिया से कौन सा ट्रेलर सीख के आते हैं। 1 साल कंपनी में 6 व्हील गाड़ी चलाई। उसके बाद में कंपनी ने ट्रेलर दिया, ट्रेलर चलाना शुरू किया, थोड़े पैसे अच्छे बनने लगे। तभी दुबई में पैसे थोड़े अच्छे बनते थे। 2012 में पहली बार छुट्टी गया, तब तक मेरे को कोई काम नहीं बना। लेकिन 2 साल के पहले एक बार मेरे बाबा छुट्टी गए हुए थे। पहली बार मेरे को अच्छा लगा, मेरे बाबा छुट्टी गए और मैं उनको खर्चा भेज रहा था बाहर से। नहीं तो हमेशा जब भी मेरा बाप छुट्टी जाता था ना, तो हम लोग टेंशन में रहते थे कि ये 2-3 महीने की छुट्टी है। हमारे पास कोई जमीन नहीं है, जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली चलती है वैसे ही चल रहे थे हम लोग भी। आई चलाई चल रही थी, आ रहा था पैसा, जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था, कुछ भी सेविंग नहीं थी।
था, क्योंकि हर एक को मालूम है जब भी कनाडा आना होता है तो इतने सारे पैसे लगते हैं लाखों में। तो स्टडी बेस का तो मैंने सुपना निकाल ही दिया था, क्योंकि स्टडी बेस में जाने के लिए मेरे पास था ही कुछ नहीं, पैसा ही नहीं था, कहाँ से फीस भरते। और भी हमारे आसपास वाले लोग जा रहे थे, लेकिन ऊपर वाले ने एक ऐसा तोहफा दिया। परिवार में मैं पैदा हुआ, उस परिवार का मैं पहला बंदा था जो अबू धाबी में जाके लाइसेंस लेके ट्रक चला रहा था। उस परिवार का पहला बंदा हूँ जो कनाडा में आया हूँ, और उस परिवार का पहला बंदा हूँ सीधा पीआर पे आके यहाँ पे ट्रक चलाया। कोई एलएमआई लेके नहीं आया आपका भाई। शुक्र है ऊपर वाले का, हंकार नहीं है, मान है कि ऊपर वाले ने इतना मान बख्शा। उसके बाद की स्टोरी सुनो। 2012 में इंडिया गया, पैसे थे 2-4 अपने पास, कार ले ली। पहली बार हमारे घर में कार आई स्विफ्ट। पहले मारुति थी लेकिन बाद में स्विफ्ट आई। कार मेरे पापा ने बहुत पहले ली थी जब हमारी हालात बहुत ज्यादा ठीक थी, लेकिन बाद में थोड़े से हालात बुरे हो गए तो कार हमने बेच दी थी। मैंने 5-6 महीने बहुत घूमा लेकिन कुछ नहीं बना। फिर एक जगह में ना, लुधियाना हमारे पंजाब में पड़ता है, वहाँ 10,000 की ऑफर आएगी, 10,000 एडवांस में सबमिट करवाओ, अपने डॉक्यूमेंट सेंड करो। उन्होंने मेरे को 3-4 पेपर का डॉक्यूमेंट सेंड कर दिया। उस पेपर में मेरे से सब कुछ पूछा गया जो पूछना चाहिए था। मैं आपकी तनख्वाह कितनी ले रहा हूँ, कितना काम कर रहा हूँ, क्या मेरा एड्रेस है दुबई में, लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। 10,000 खराब हो गया। ऐसे वाले 10,000 मैंने 4 बार खराब किए, 40,000 खराब हो गया। तो आप सोचो कितनी मुश्किल से पैसा भर रहा था। टेंशन बढ़ती जा रही थी, दिन ब दिन टेंशन बढ़ती जा रही थी। फिर मेरे को किसी ने रेकमेंड किया, मेरे दोस्त ने, कि आप ये वाले कंसल्टेंट के पास में जाओ, हो सकता है आपका कुछ बन जाए अगर आप आईलेट्स कर सकते हो तो। मैंने बोला यार आईलेट्स तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन आईलेट्स करने का फायदा तो तभी होगा ना जब मेरे को कोई आगे से रास्ता दिख रहा है। फिर मैंने कंसल्टेंट से बात की, उसने मेरे को बोला, सब मेरे से चीजें पूछी, मेरे को बोला तुम्हारा हो सकता है लेकिन अगर आईलेट्स करके आओगे उसके पहले हमारे पास नहीं आना। इंडिया गया, इमरजेंसी छुट्टी लेके। हमारी कंपनी में इमरजेंसी छुट्टी लेना ऐसा था जैसे शेर के मुंह से रोटी निकालना। छुट्टी मिल गई, बहुत खुशी हुई कि शुक्र है यार छुट्टी मिल गई। छुट्टी जाने के टाइम में अगले दिन ही क्लासें शुरू कर दी। 18 क्लासें लगाई मैंने अमृतसर में और टेस्ट भर दिया। टेस्ट देके मैं वापस आ गया और मेरे पीछे से रिजल्ट आया, 6 बैंड आ गए। यार खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैंने सोचा शायद हो सकता है ऊपर वाले की जो मर्जी हो, जब उसकी मर्जी होती है ना, सब काम अपने आप बनने शुरू हो जाते। वापस आया दुबई में अपने काम पे ऊपर, काम मैंने नहीं छोड़ा। बीच में आपको ड्रोन शॉट भी दिखेंगे, बीच में आपको दूसरी स्टोरीज भी दिखेगी। वो कंसल्टेंट को मैं मिलके नहीं आया इंडिया में, मेरे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि मेरे को शायद 25 दिन की छुट्टी मिली हुई थी। फिर मैंने दुबई में जाके उनको मैसेज किया, मैंने अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने शुरू किए। उन्होंने मेरे को बोला कि मैं तुमको पीआर लेके देता हूँ, इतने पैसे लगेंगे। मैंने बोला यार 2-3 साल का प्रोसेस था। मैंने बोला पैसे किस्तों में दे दूं तो चलेगा, पैसे अगर किस्तों में भी दे दोगे तो भी चलेगा। इतना भरोसा हो गया मेरे को उनके ऊपर कि मेरे को लग रहा था कि वो बंदे जो है ना झूठे नहीं है। सबसे ज्यादा बुरी चीज वहां से शुरू हुई जब मैंने चेकलिस्ट देखी कि चेकलिस्ट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। जो लोग दुबई में काम कर रहे हैं ना, उनको मालूम होगा, जो अरबियों की कंपनी होती है ना, अरबियों की कंपनी में डॉक्यूमेंट निकालने सबसे ज्यादा मुश्किल बात होती है, क्योंकि ये लोग डॉक्यूमेंट नहीं देते किसी को भी। डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने शुरू किए, 3-4 महीने डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने में लगे ना, वो सबसे बुरा पीरियड था हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए। मैंने सोचा यार दिस इज इम्पॉसिबल थिंग है कि मेरे को तो मेरा रबाब कभी भी पेपर नहीं देगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए था, वहाँ रबाब बोलते हैं मालक को। कोशिश करनी शुरू की, किसी को पटाना शुरू किया, लेकिन कोई बात नहीं बन रही थी। कोई भी अंदर से पेपर लेके देने में जैस नहीं कह रहा था, बिकॉज सबको मालूम था कोई भी पकड़ा गया सब मारे जाएंगे। चलो यार बाकी की स्टोरी जो है ना घर जाके बताता हूँ। मैं लेट बहुत हो रहा हूँ, मेरे को ये ट्रेलर ना विनिपेग में डिलीवर करने जाके यार्ड में उतारने। जिस ट्रक से हम पैसे कमाते हैं ना, उसको वैक्यूम करना भी अपना काम है। ट्रक बहुत गंदा हुआ पड़ा था, देखो एकदम साफ, लेकिन आसान काम नहीं है। पसीनो पसीनी हो गया। आज 20 डिग्री टेम्परेचर था, +20। तो एक तरफ खुशी की बात है
और दूसरी तरफ पसीने की आदत नहीं है ना विनीपेग वालों को, अभी पसीना आया करेगा। लेट्स गो, घर चल के फ्लैश होते हैं और आपको बताते हैं बाकी की कहानी। तो फाइनली होम स्वीट होम इसको बोलते हैं घर। जब आदमी घर पहुंच जाता है तो टेंशनें दूर हो जाती हैं। मेन जो डॉक्यूमेंट थे, सबसे पहली बात थी कि हमको $10,000 जो है जब से हमने फाइल अप्लाई करनी है वो अपने अकाउंट में रखना है एज ए फंड, उसको हम निकाल नहीं सकते। तो इंडिया का बनता है 5 लाख। हमारे लिए बहुत बड़ी रकम थी उस टाइम पे 5 लाख रुपया। लेकिन मैं और मेरे फादर ने क्या किया, इधर उधर से करके वो पैसे अरेंजमेंट किए 2 महीनों में। डॉक्यूमेंट की लिस्ट में पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है, लाइसेंस की पीसीसी होती है, फंड हमने डाल लिए थे और कंपनी से एक्सपीरियंस लेटर होता है जो जेन्युइन होगा तो ही फायदा था, क्योंकि कंपनी वालों को एम्बेसी कॉल कर सकती है। बाकी सब हो गया था, इंडिया वाले डॉक्यूमेंट भी हो जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मेरे को 2 चीजों में आई। मैंने जब एक्सपीरियंस लेटर निकाला कंपनी से, दैट वाज द डिफिकल्ट पार्ट, एंड द सेकंड वन इज पीसीसी फ्रॉम अबू धाबी। मेरी पीसीसी, लाइसेंस की नहीं, मेरी पीसीसी कि मेरे ऊपर कोई केस तो नहीं है। ये 2 चीजों ने मेरी जिंदगी हिला के रख दी थी उस टाइम के ऊपर, क्योंकि कंसल्टेंट ने सीधा बोल दिया था कि जब डॉक्यूमेंट पूरे हो जाए तब आ जाओ मेरे पास में। डॉक्यूमेंट कहां से पूरे होंगे, मैंने तो आस ही छोड़ दी। मैंने बोला नहीं, कनाडा हमारे बस की बात नहीं है, हमारे औकात से बाहर की चीज है। लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ी, हिम्मत की। एक्सपीरियंस लेटर के लिए मैंने बहुत भागा, मैंने बहुत बंदों से ऑफिस में बात की, कोई बंदा भी ऐसा करने के लिए रेडी नहीं था। फिर एक बंदा मेरी जिंदगी में फरिश्ता बन के आया उस टाइम के ऊपर, उसको मैं उस्ताद बोलता था। और मैं चाहे इंडियन हूं, मैं अपनी कंट्री से प्यार करता हूं, मैं पंजाबी हूं, मैं पंजाब से प्यार करता हूं, लेकिन मैं पाकिस्तान वाले बंदों की इज्जत क्यों करता हूं, क्योंकि मेरे लिए वो बंदा फरिश्ता बन के आया, वो पाकिस्तान से था। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। उन्होंने मेरे को अंदर से डॉक्यूमेंट निकलवा के दिया, उनकी वाकबी थी, बहुत कम पैसों में। क्योंकि जो बंदा जिंदगी में आपके काम आया हो ना, वो बंदा आपके लिए बहुत मायने रखता है। तो लव यू है वो उस्ताद जी को आज भी जिंदगी में अपनी किसी बंदे को अपनी यादों में याद रखना चाहिए जिसने आपके साथ में कोई अच्छा काम किया हो। मैटर नहीं करता वो इस दुनिया के कौन से कोने में से हैं, लेकिन उस्ताद जी लव यू। अगर आप जिंदगी में कभी सुन रहे हो इस वीडियो को तो मेरा दिल से सलूट है। पुलिस स्टेशन में जाके जब पीसीसी अप्लाई की तो वो बोलते 3 दिन के बाद में आ जाओ, आपको पीसीसी मिल जाएगी। मैं और मेरे फादर 3 दिन के बाद में पीसीसी लेने के लिए गए, लेकिन उन्होंने बोल दिया तुमको पीसीसी नहीं मिलेगी, तुम हेडक्वार्टर में जाके वहां पे बात करो। मैंने वो बड़ा पेपर उठाया, हेडक्वार्टर चला गया। हेडक्वार्टर जाके जब मैंने बात की वो बोले 3 दिन के बाद में आ जाओ। जब वहां पे 3 दिन के बाद में गए, टेंशन से बहुत ज्यादा भरे हुए थे, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था। हेडक्वार्टर में जब गए वो बोले तुम्हारे ऊपर केस है। ओ मैन, मेरा दिमाग हिल गया। उन्होंने बोला तुम्हारा केस नंबर हम तुमको दे रहे हैं, तुम जाके कोर्ट से वो केस की क्लियरेंस लेके आओ। अभी क्लियरेंस पे क्लियरेंस, क्लियरेंस पे क्लियरेंस। तो फिर एक बार दिल टूट गया। मैंने बोला यार अगर केस निकला है तो यहाँ पे तो कोई सुनवाई नहीं होगी। कोर्ट में गए, ऊपर वाले से अरदास बेनती की, पूरे कोर्ट में घूम लिया, कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमको कुछ मालूम नहीं पड़ रहा कहाँ पे क्या होगा, कहाँ पे क्या होगा। फिर एक बंदा वहां पे अरबी था, जेनुइन था, उर्दू भी बोल रहा था, अरबी भी जानता था। अरबी मेरे बाबा को पूरी आती है, मेरे को भी आती है, 70-80% आती थी। तो हमने उसको बात बताई। उन्होंने बोला तुम मेरे को केस नंबर दो, मैं आपको ढूंढ के देता हूँ। ऊपर वाले ने मेरे पास आके मेरी सुन ली। किसी केस के अंदर मेरा नाम आया था। हमारा कंपनी के किसी बंदे के साथ में झगड़ा हुआ था, वो बंदा बहुत खराब कर रहा था। हमने 2-4 लगा दी थी उसको यार। वो चोरी के चक्कर में जेल में पकड़ा गया और उसने जेल में जाके हम 3 बंदों का नाम ले दिया था और हमको 3 बंदों को थाने में लेके गए थे। थाने में जाके जब उसने हमको सामने देखा तो फिर उसने हमको पहचानने से इनकार कर दिया। उसको मालूम था कि बड़ा लफड़ा होगा। तो फिर ये मसला वहां पे सॉल्व हो गया, लेकिन वहां से मेरा नाम कट नहीं हुआ था। तो जब मैं वहां कोर्ट पे गया तो कोर्ट में बोला तुम्हारे ऊपर कोई केस नहीं है, तुमको क्लियरेंस मिल जाएगी, तुम्हारा नाम था लेकिन अभी काट दिया गया है। दुबई कंट्री में ये सब डॉक्यूमेंट अगर आप लेने जा रहे हो, आपकी कंपनी उसको नहीं दे रही है तो समझ लो कि आपके लिए समुंदर पार करके जाने वाली बात हो गई। बाहर बहुत ठंड है यार, पूरे डॉक्यूमेंट ऐसे इकट्ठे हो गए। मैं आया था स्किल्ड वर्कर के थ्रू, पीआर प्रोग्राम में, MPNP प्रोग्राम होता है, मैनिटोबा प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम में मैं आया था। लेकिन अभी फ्रेंड की स्पॉन्सर जो है बंद हो चुकी है। फ्रेंड की स्पॉन्सर तब थी, फाइल अप्लाई कर दी, 1.5 साल तक कोई रिप्लाई नहीं आया। तो 1.5 साल के बाद में हमने पूरा
जो घर था ना हमारा बहुत पुराना बना हुआ था, मैंने बाबा को बोला चलो घर ही बना लेते हैं, थोड़े बहुत पैसे अपने पास हैं, तो मालूम नहीं कनाडा का कब रिप्लाई आएगा कब नहीं आएगा, मालूम नहीं आएगा भी नहीं आएगा। तो घर पूरा डेरी कर दिया नया बनाने के लिए। उसी टाइम में वहां से लेटर आ गई कनाडा से। अभी फिर पैसों का मसला बन गया, अभी घर भी बनाना था, पैसे वहां भी चाहिए थे, पैसे यहाँ भी चाहिए थे। 13 में मेरी फाइल सबमिट हो गई। 2015 में मैं इंडिया चला गया, लेकिन 2015 के पहले मेरा इनविटेशन लेटर आ गया था। बाद में मैंने फाइल दिल्ली में अप्लाई कर दी। मेरे को एक ही टेंशन रहती थी कि कंपनी में जब कॉल आएगी तो अगर किसी ऐसे बंदे ने उठा ली, उन्होंने मेरा रिप्लाई अच्छा नहीं दिया तो मेरा काम वहां पे ठप हो जाएगा। लेकिन ऊपर वालों ने बहुत ज्यादा सुनी, मेरा कंपनी में एक भी कॉल नहीं आई। जब ऊपर वाले की मर्जी होती तब सब काम बनते जाते हैं। ऐसे किस्से जुड़ते गए 2015 में शादी तय हो गई। शादी भी बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन वो भी बाद में बताएंगे। शादी तय हो गई। सोई हुई है तो मैं ज्यादा आवाज नहीं करना, उसको सुबह जॉब पे जाना है जल्दी, मैं थोड़ा लेट उठूंगा। शादी तय होने के बाद में 2015 दिसंबर में मैं इंडिया चला गया। शादी की 2-4 महीने वहां घूमे फिरे, लेकिन 5 महीने के बाद में छुट्टी खत्म होने वाली थी दुबई वालों की। मैंने टिकट लेने के लिए मैं बाजार गया, टिकट मेरे को मिली नहीं किसी बहाने की वजह से। मैं रात को घर आया, मैंने सोचा यार 2-4 महीने हो गए, अपना स्टेटस चेक कर लो कि अपनी PR वाली जो फाइल लगी हुई उसका स्टेटस क्या है। तो वहां पे आया हुआ था डिसीजन मेड। मैंने उसी रात कंसल्टेंट को फोन किया, कंसल्टेंट बोलता है कि मैं मेल चेक करके बताता हूँ, पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ गई। तो मेरे लिए खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने सुबह जाके पासपोर्ट जमा करवा दिया। 4 दिन के बाद मैं पासपोर्ट लेने के लिए गया। जब मैं इतनी खुशी में गया पासपोर्ट लेने के लिए उनके ऑफिस में, एतवार के दिन VFS का ऑफिस एतवार में बंद होता है, लेकिन मेरी खुशी इतनी थी। घर आया, पासपोर्ट लेके घर वालों को बताया। जब माँ ने गले लगाया, और देखो जब माँ ने गले लगाया, मनदीप भी खुश हो गई, सब लोग हम बहुत खुश थे। लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि अभी कंसल्टेंट को जो पैसे देने हैं ना, वो पैसे देने के लिए मेरे पास पैसे थे ही नहीं, क्योंकि उनसे जुबान की हुई थी। तो मैंने आज तक कभी नहीं बताया, लेकिन जो मेरा टोटल खर्चा लग गया था ना दुबई से कनाडा की PR का, वो तकरीबन 20 लाख था। उसमें सारा खर्चा था A to Z, अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। पूरा टोटल A to Z मेरा खर्चा था 20 लाख। मैंने हाफ से ज्यादा पैसे जो थे ना ऑलरेडी दिए हुए थे। पापा से बोला भी अभी क्या करें, तो मैंने सोचा यार एक गाड़ी बेच देते हैं यार। 3-4 लाख की गाड़ी थी मेरे पास में, वो बेच देते हैं, सब कुछ बेच देते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ रिश्तेदारों से बात की, रिश्तेदारों ने हमारी मदद की, कुछ रिश्तेदारों ने हमारी मदद की, कुछ रिश्तेदारों की मजबूरी होगी तो उस टाइम पे वो हमारी मदद नहीं कर पाए। वहां से टिकट पकड़ी, कनाडा आ गया। मेरा जल्दी यहाँ पे लाइसेंस बन गया, क्योंकि मैं ऑलरेडी ट्रक चला रहा था। 1 महीने में लाइसेंस बन गया। 1-1.5 महीने 2 महीने के बाद में मैं यहाँ पे ट्रक की जॉब शुरू कर दी। यहाँ का कैनेडियन एक्सपीरियंस मांगती है कंपनी, जो गोरे की कंपनी होती है, लेकिन इन्होंने मेरे को यहाँ पे रखा और मैं उनके साथ में काम कर रहा हूँ 5 साल से। यूट्यूब की जर्नी पूरी आपके साथ में ही है। 2 साल के बाद में मनदीप यहाँ पे आई है, लेकिन जब मनदीप यहाँ पे आई थी मैंने ये ऑलरेडी घर लिया हुआ था। लेकिन मनदीप ने यहाँ पे आके मेरा हर बात में इतना साथ दिया ना, मैं आपको बता नहीं सकता। वो मुद्दे भी बाद में शेयर करेंगे जब वो साथ में होगी, तो उसकी तरफ से भी थैंक यू है यार। यूट्यूब चैनल शुरू करने के बाद में एक एक चीज मैंने आपको बताई हुई है। अगर पीछे जाओगे मेरी हर वीडियो को देखोगे तो आपको हर चीज मालूम पड़ेगी। मेरे पास में कैमरा कौन सा है, मैंने कब बाइक बाई की, ये बाइक में मेरा दिल था। मनदीप को मालूम था कि ये बाइक देखता रहता है, इसको बाइक का बहुत शौक है। तो मैंने बोला मनदीप बाइक ले लेनी चाहिए यार, बहुत टाइम हो गया, अभी दिल कर रहा है कि बाइक होनी चाहिए अपने पास में। उसने उसी टाइम बोला कि ले लो, कोई टेंशन नहीं है। ऐसा पार्टनर होना चाहिए। हर बात पे उसने मेरा साथ दिया है, ऊपर वाले ने साथ दिया है। मॉम डैड ने कभी मेरे को मना नहीं किया वहां पे, लेकिन मैं और मेरे फादर ने जो दुबई में बैठ के बातें झेली है ना, वो मेरी माँ को भी मालूम नहीं है कि हम कौन कौन सी पोजीशन में से गुजरे हैं। क्योंकि बाप बाप होता है, माँ अपनी जगह भी होती है, बाप बाप होता है। बस यार मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, अगर ज्यादा दूर जाऊंगा तो जो आप लोगों ने प्यार दिया है ना, मैंने इसलिए 100K के बाद में अपनी ये वीडियो बनाई है। बड़ा वाला नंबर हम क्रॉस करेंगे ना तो डेफिनेटली मैं इंडिया से लेके कनाडा तक की स्टोरी भी आपको बताऊंगा। ऐसे आपका भाई जो था ना PR हो गया था, लेकिन अभी वो फ्रेंड की स्पॉन्सर बंद है। अभी आप LMI लेके अभी भी दुबई से आ सकते हो, रिक्वायरमेंट पूरी करके आ सकते हो। दिल से आप लोगों का शुक्रिया, ऐसे ही प्यार बनाए रखना। जाने से पहले अगर आप यहां तक वीडियो देख ली तो मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा, इस वीडियो को प्लीज शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि
मोटिवेशन मिले, आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक और आपका कमेंट पढ़ के मैं मोटिवेट होता हूँ। बस यार इतना ही बोलना चाहूंगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, जिसने भी मेरा साथ दिया, मेरे घर वालों के अलावा। मिलते रहेंगे ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखो यार, रब रखा। लेकिन सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है, शेयर करना है इस वीडियो को। बहुत कुछ झेला है यार, बहुत जो जर्नी है ना बहुत टफ रही। इससे पहले कि मैं रोना शुरू कर दूं, दैट्स ऑल। मिलते हैं, बाय बाय। When I know, I'll know. Hand in hand like left, right, oh. Bonnie and Clyde.